नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजशीर कॉन्फ्लिक्ट की। जी हाँ, जैसा हमने देखा, जब हम भारतवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहे थे, उसी दिन 15 अगस्त को अफगानिस्तान के लोगों ने अपनी सॉवरेनिटी खो दी। उनके देश पर तालिबान ने दोबारा से कब्जा कर लिया आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, और अमेरिका को यहां से जलील होकर वापस जाना पड़ा। उसके बाद से वहां कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहां तालिबान ने कई जिलों को, कई डिस्ट्रिक्ट को इवन ए सिंगल बुलेट फायर किए ही अपने कंट्रोल में ले लिया। बट वहां पे बहुत सारे अभी भी डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं जो तालिबान को रेसिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन सा एरिया है जो अभी तक तालिबान को रेजिस्टेंस कर रहा है और अभी भी वहां पे ब्लड सेल चल रहा है। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये जो पंजशीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये है बिटवीन दी फॉर्मरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अगेंस्ट दी करेंटली डोमिनेट इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कंट्रोल बाय दी तालिबान। तो एक ग्रुप है जो कि पंजशीर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उसके साथ में नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट ने मिलकर एक नॉर्दर्न अलियंस बनाया है जो कि फाइट कर रहा है तालिबान के खिलाफ पिछले ऑलमोस्ट 20 डेज से। जब तालिबान ने कब्जा किया 15 अगस्त को अब काबुल के ऊपर, उसी के दूसरे दिन अमरुल्लाह सुलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का नेक्स्ट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। तभी से यह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। 17 अगस्त से कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट जारी है पंजशीर एरिया में, और कंटिन्यूसली 10 दिन तक ये फाइट हुई, और 10 दिन के बाद दोनों ग्रुप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया और दे वर रेडी टू टॉक ऑन टेबल। पर जब बातचीत चली तो वो बिना किसी सुलह के, बिना किसी समझौते पे आए ही खत्म हो गई, और दोबारा से फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। हाल ही में 2 दिन पहले, दैट मीन्स ऑन सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग में, तालिबान ने पंजशीर क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, जहां पर नॉर्दर्न अलियंस की सेना के लड़ाकों ने अप्रोक्सीमेटली 700 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया और कईयों को घायल कर दिया। जो प्रवक्ता है नॉर्दर्न अलियंस के, उनके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेंथ है, मारे हुए तालिबानों की स्ट्रेंथ इवन 1000 तक मानी जा रही है। वहीं तालिबान इसको डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है कि देयर आर सम कैजुअलिटी, बट वो क्लियरली नहीं बता रहा है कितना हुआ है। बट तालिबान चाहता है कि वो कंप्लीट अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल जमा ले। पंजशीर ही नहीं, उसके साथ साथ कई सारी डिस्ट्रिक्ट हैं सेंट्रल कंट्री में जो अभी तक तालिबान को रेसिस्टेंस कर रही हैं, जो कि एक्चुअली सपोर्टेड बाय दी एथनिक एंड
रिलीजियस मिनॉरिटीज। अगर बात करें पंजशीर की, तो पंजशीर एक्चुअली अपने नेचुरल डिफेंस के लिए जाना जाता है। ये इसका मोस्टली जो एरिया है वो हिंदुकुश माउंटेन से घिरा हुआ है, और जो माउंटेन कोई छोटा मोटा माउंटेन रेंज नहीं है, जिसकी हाइट बिटवीन 4 किलोमीटर टू दी 5 किलोमीटर रेंज। तो वहां पे सारी जो पहाड़ियां हैं बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई कम से कम 4 से 5 किलोमीटर है, और उसमें घुसने का केवल एक ही रास्ता है जिसके थ्रू आपको जाना है, और उस रास्ते पर अभी पंजशीर अलियांस और मैं कहूं कि नॉर्दर्न अलियांस का कब्जा है। तो तालिबान को वहां घुसने में बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो देखिए इमेज, इस इमेज में पंजशीर का माउंटेन रेंज दिखाया जा रहा है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोजर रेंज है, तो ये अपने आप में इसको डिफेंस देता है। तो जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था इस अफगानिस्तान पे ड्यूरिंग द 1980s, तब भी ये एरिया पार्टिकुलरली पंजशीर उनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था। और इसके अलावा जब तालिबान ने ये कब्जा किया था 90s में, 19 से लेके 2001 में, तो ये पार्टिकुलर हिस्सा जो पंजशीर का हिस्सा था उनके कंट्रोल में नहीं था, और आज भी ये उनके कब्जे में नहीं है, और पंजशीर ही इनको रेसिस्टेंस दे रहा है। और उनका टारगेट है कि दे विल थ्रू आउट तालिबान अवे फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो अगर इसकी टेरेन को देखें, इस पंजशीर की टेरेन को देखें, तो इसकी 4000 मीटर से लेके 5000 मीटर हाइट की यहाँ चोटियां हैं। सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस पहाड़ी को क्रॉस करके अफगानिस्तान की जमीन पे घुसने की कोशिश की थी, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। और वो ख्वाक वैली जो पार्टिकुलरली ये टॉप पे है, वहां से उसने घुसने की कोशिश की, उसमें कई सारे सैनिक मारे गए, और लास्ट में उसको वहां से वापस जाना पड़ा। तो ये इतना ज्यादा सॉलिड बैटलफील्ड है और इतना अच्छा डिफेंस देता है इस पार्टिकुलर वैली को, जो पंजशीर वैली कहलाती है। तो जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया था, तुरंत उसी के बाद से सारे जो मिलिट्री फोर्सेस और सारे मिलिट्री इक्विपमेंट इंक्लूडिंग दी हेलीकॉप्टर वर शिफ्टेड टू दी पंजशीर वैली। और जितने भी कमांडर थे अफगानिस्तान फोर्स के, स्पेशल कमांडो, स्पेशल फोर्सेस, वो सारे लोग वहां पे जाके इकट्ठे हुए, उन्होंने एक नॉर्दर्न अलियांस बनाया। उसके साथ साथ ताजिकिस्तान जो एक छोटा कंट्री है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। उसने सीक्रेटली अपनी एयरफोर्स का यूज कर कई सारे वीपन्स एंड आर्टिलरी सपोर्ट प्रोवाइड किया है इन लड़ाकों को जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ रशियन एजेंसी, रशिया ने ऐसा क्लेम किया है कि वहां पे 7000 से लेके 8000 तक के ये लड़ाके हैं। वहीं अमरुल्ला सलेह जो कि अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर चुका है, वो क्लेम कर चुका है कि वी आर अराउंड 10,000 प्लस सोल्जर्स हियर फुल्ली आर्म्ड एंड वी विल फाइट अगेंस्ट तालिबान टिल वी थ्रो देम आउट फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अभी क्या करना चाहिए। अमेरिका तो पूरी तरह जलील होकर यहां से निकल चुका है और अभी वो इस मुद्दे में कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है और ना ही बोलेगा इन फ्यूचर, जो कि मेरा मानना है, जो मैंने देखा है अभी जितना ये टाइम गुजरा है उसमें, कि अमेरिका इज नॉट इन ए सिचुएशन टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क नाउ। जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उसमें अगर भूमिका माने रसिया की, तो रसिया भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि अगर वो दखलंदाजी देता है, जैसे रशिया ने 80s में दी थी जब उसने यहाँ पे इन्वेजन किया था। इन्वेजन के बाद में यहाँ उसके ही कंट्रोल में गवर्नमेंट चल रही थी, इसको उखाड़ फेंका तालिबान ने, और तब रशियन फोर्सेस को बहुत ज्यादा यहाँ लॉस झेलना पड़ा था। और फिर आ गई बारी अमेरिका की, तो अमेरिका से रसिया का अपना ऑन पर्सनल इंटरेस्ट परेशानी है, मतलब इन सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में रसिया अपना दबदबा चाहता है और उसी वजह से वो अभी इसमें इंटरफेयर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उसने तालिबान को इवन रिकॉग्निशन भी दे दिया है और दे वांट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद तालिबान। रही बात चाइना और पाकिस्तान की, चाइना तो
ऑब्वियसली अभी व्यापारवादी और विस्तारवादी नीति पे चल रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी छोटी छोटी कंट्रियां हैं जिनको पैसा चाहिए उसको वो पैसा प्रोवाइड करता है और पैसे के दम पे वहां पे धीरे धीरे अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में आई थी तो उन्हें पैसे के दम पे अपना कंट्रोल लेना स्टार्ट किया था। वही नीति चाइना अभी अपना रहा है। जिन देशों पे वो अपनी जबरदस्ती कर लेता है वहां फोर्स के थ्रू कंट्रोल जमा रहा है, तो वहां विस्तार कर रहा है अपनी बाउंड्रीज का, बॉर्डर्स का। बहुत सारे कंट्रीज को ऑलरेडी वो अपने अंदर ले चुका है, जिनमें अगर देखा जाए तो तिब्बत है, पूरी की पूरी तिब्बत ले चुका है वो। उधर ताइवान को भी वो क्लेम कर रहा है। ताइवानी फोर्सेस रेसिस्टेंस कर रहे हैं, बट दे मे नॉट बी बी एबल टू रेसिस्टेंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो चाइना तो अभी एकदम बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है कि अगर वो तालिबान के अगेंस्ट जाएगा तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी अलायंस किया है पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि उसको अपना जो भी माल भेजना पड़ता था थ्रू शिप, इट वाज गोइंग थ्रू द इंडियन ओशियन, राइट, फ्रॉम बोथ साइड, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। तो उसको बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक रोड बना दी जाए, बाय रोड वी कैन एक्सेलरेट दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल आल्सो बी लो। तो उसके लिए वो एक रोड बनाना चाहता था थ्रू आउट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान गोइंग अप टू द यूरोपियन कंट्री। सो उसमें हो गया अड़ंगा बिकॉज ऑफ दिस। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है और तालिबान बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान के, पाकिस्तान इसमें सीधा इंटरफेयर कर रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट से ही तालिबान यहां इस गद्दी तक पहुंचा है। तो चाइना सोच रहा है कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान को पूरी भीख दे चुका है, वो भिखमंगा देश है और अभी चाइना के इशारे पे ही चल रहा है। तो अब इसमें दोनों की विन विन सिचुएशन है। चाइना इजीली अपना कंट्रोल फैला लेगा अफगानिस्तान में। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया ऑलरेडी उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका था। तो इंडिया फ्रंट से अगर देखा जाए तो इंडिया का तो लॉस है। इंडिया ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडिया को नहीं मिलेगा अगर दे आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। और रही बात बाकी जो कंट्रियों की, वो सारी छोटी कंट्रियां हैं, उनका अपना कोई अभी औचित्य नहीं है इसमें कुछ बोलने का। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहा है वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई। तो जब ये अटैक हुआ अभी संडे को 700 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया नॉर्दर्न अलियंस ने। तो उस दौरान वहां आईएसआई के एजेंट भी उनको मतलब देखने को मिले। तो इसमें डायरेक्ट जो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वो ले रहा है चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। तो इनका इंटरेस्ट बस एक ही है कि पाकिस्तान एक्चुअली वांटिंग टू यूटिलाइज तालिबान अगेंस्ट देयर ओन एनिमीज, राइट। इन फ्यूचर में वो इनका यूज करेगा, क्योंकि अभी उसने तालिबान का सपोर्ट किया है। पिछले 20 सालों से तालिबान लड़ाके इधर उधर भाग रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जिनको शरण दी आईएसआई ने उनको पाल के रखा, उनको ट्रेनिंग दी, उनको एम्यूनेशन प्रोवाइड कराया। और अब जब वो गद्दी पे बैठ चुके हैं तो पाकिस्तान चाहेगा कि जो भी उसने उसके ऊपर उपकार किए हैं, जैसे मैं उपकार कहूं या पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहूं, तो उनने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेवेन्यू लेने की कोशिश करेंगे। और दे विल ट्राई टू फोर्स द तालिबान टू डू समथिंग अगेंस्ट द पाकिस्तान एनिमी। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एनिमी कौन है भैया, जहां से पैदा होके गया। अगर बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और बाप से अगर पंगा लोगे तो एक दिन बाप आपको नंगा भी कर सकता है, क्योंकि उसने आपको नंगा ही देखा था। जब आप पैदा हुए थे तब नंगे देखे थे, और आपको ही चड्डी भी बाप ने ही दिलाई थी। अगर आप याद करो कि जब आपका यहां से सेपरेशन हुआ था और तब आप पे खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो द सो कॉल्ड द फादर ऑफ अवर नेशन गांधी साहब ने आपको पैसे दिलवाए, ठीक है। उसके भरोसे आपकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथन हुई। और फिर उसके बाद आप वही अपने पुराने धर्रे पे लग गए कि नहीं, वी हैव टू नाउ टेक कंट्रोल ऑन इंडिया, जो कि सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। ओवरऑल दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये था कि क्या है पंजशीर कॉन्फ्लिक्ट और ये किस लिए हो रहा है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पुरानी गवर्नमेंट और जो अभी की जो टेररिस्ट गवर्नमेंट है जो स्थापित हो चुकी है, तालिबान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है। अब ऐसे में देशों को क्या करना चाहिए, जो विकसित देश है, राइट, उनको
पंजशीर या मैं कहूं कि नॉर्दर्न अलियंस को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि जो बंदूक के बल पर अपनी सत्ता हासिल की है उनको उखाड़ फेंका जाए, और तभी विश्व में शांति हम स्थापित कर सकते हैं। यूएन की भूमिका तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, यूएन को आजकल कोई नहीं मानता। साफ साफ दिख रहा है कि एक कंट्री की सॉवरेंटी को कुछ चंद लोगों ने बंदूक के बल पे छीन लिया और आज वो सत्ता पे बैठ गए हैं। तो यूएन का क्या रोल बनता है? यूएन का रोल इसलिए, यूएन की स्थापना इसीलिए हुई थी कि वर्ल्ड के किसी भी एरिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका पीसफुल सॉल्यूशन करने के लिए यूएन है, वो भी पीसफुल डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन। ये नहीं कि बंदूक के बल पे आप सत्ता हासिल कर लो फिर यूएन उसको रिकॉग्निशन दे कि नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम तालिबान दैट देयर लैंड शुड नॉट बी यूज अगेंस्ट राइट फॉर द टेररिस्ट, राइट। तो बात कहने और इसको एग्जीक्यूट करने में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आपने तो कह दिया और अफगानिस्तान में तालिबान कह देगा कि वी विल नॉट सपोर्ट टेररिस्ट। जो खुद टेररिस्ट हैं वो कैसे मतलब टेररिस्ट का सपोर्ट नहीं करेंगे? आप कैसे उनसे मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? तो आपको खुद सोचना चाहिए कि यू आर हैविंग ए पावर दैट इफ यू ऑर्डर टुडे 3 or 4 I can say 15 country together can come and can eliminate the Taliban easily, बट आप वो करना नहीं चाहते। पता नहीं किस तरह का आपके ऊपर फोर्स है और किससे आप डरते हैं। तो फिर आपका यूएन होने का क्या मतलब है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं यूएन का उद्देश्य क्या है? व्हाई यू आर रनिंग दैट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस? क्या यूनाइटेड नेशन है? क्या आपकी भूमिका है? जब भी कोई ऐसा टेररिस्ट कंट्री, अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया की भी, नॉर्थ कोरिया खुलेआम धमकी देता है और तब भी यूएन कुछ नहीं कर पाती। और अब जब अफगानिस्तान में तालिबान बैठ गया है तो तालिबान का भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो आप ये संस्था, झूठी खोखली संस्था को बंद कर दो पहले, तो उसका कोई औचित्य नहीं। तो आप किसी कंट्री के बारे में बोल भी नहीं सकते और ना ही आप किसी कंट्री के इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर सकते हो, तो आपका औचित्य खत्म हो गया। रही बात जो और देश है, रशिया, अमेरिका तो बेचारा मार खा के गया है, तो वो तो अब कुछ कर नहीं सकता। अगर वो अपने आप को इन फ्यूचर सुपर पावर दिखाना चाहता है, अभी सुपर पावर उसकी हैकड़ी निकाल दी तालिबान ने, अगर वो अभी भी अपने आप को सुपर पावर चाहता है तो उसको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं अपने दम पर और तालिबान को उखाड़ने के लिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यूएस एंड अलाइड फोर्सेस को अगेन इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती की वजह से अफगानिस्तान क्यों आग में जले? भाई आप आए, पहले तालिबान अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने तालिबान को उखाड़ फेंका। आपकी लड़ाई थी बिन लादेन से, आप लड़ गए तालिबान से और 20 साल तक आपने लड़ाई की तालिबान के साथ में, और बाद में उसी हालात जहां से आपने स्टार्टिंग की थी वहीं पे एंड करके चले गए। तो आपने एक्चुअली अफगानिस्तान को जानबूझकर आग की भट्टी में फेंक दिया। यू आर द बिग कल्प्रिट एज पर माई ओपिनियन। अब मुझे नहीं पता कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो इसे कैसे लेते हैं। मेरा ये मानना है, जितना मेरी नॉलेज है फॉरेन पॉलिसी की और जितना भी जो कूटनीतिक पॉलिसी की, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका ने बहुत गलत किया। इस तरह से यहां से नहीं निकलना चाहिए था। पहले आपको यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित कर देनी चाहिए थी और कंप्लीटली सफाया करना चाहिए था तालिबान का, उसके बाद आप यहां से जाते तो आपको बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता। आज आप गए हो, इट इज ए कंप्लीट फेल्योर फॉर यू। अपने आप को सुपर पावर कहते हो, आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डोंट टेक इट ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज गिवन बाय मी, इट्स माय ओन पर्सनल ओपिनियन, जो कि मैं डिफरेंट जो घटनाक्रम को देख रहा हूं उसके ऊपर मैंने अपने विचार रखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।